नमस्कार साथियों। आज अपन यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की जो तीन विधियां हैं, आय विधि, पहली उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, जिनमें से अपन ने उत्पादन विधि और आय विधि का अध्ययन पहले कर लिया है। आज अपन तीसरी जो विधि है व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है उस पर प्रकाश डालेंगे। व्यय विधि के अंतर्गत देखिए, यानी कि व्यय विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न मदों को शामिल करते हैं। पहला है इसमें सी, जो अंतिम उपभोग व्यय के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा है आई, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। फिर जी, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और एक्स माइनस एम यानी शुद्ध निर्यात। सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, इनके आधार पर अपन व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। ये वैसे राष्ट्रीय आय के कंपोनेंट्स भी हैं, यानी कि इनको अंग भी कहते हैं। और ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर भी होते हैं। अगर इन चारों का जोड़ जोड़ेंगे तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होती है, जिनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। यानी कि इसमें सी क्या है, यानी कि सी क्या है, गैर वो निजी अंतिम उपभोग व्यय है सी, जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसको इसमें शामिल करते हैं। और आई क्या है, ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, जिसके बारे में अपन ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका विस्तार से अपन अध्ययन कर चुके हैं। ये सी प्लस आई, जो आई जो है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, यानी कि आई जो है सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और मूल्यह्रास। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण है, उसके भी दो पार्ट बताए हैं पहले, शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। और फिर शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण के भी दो भाग होते हैं, निर्माण और मशीनों की खरीद। ये था आई। ऐसे ही जी, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होता है, और ये सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय, इसको दो भागों में बांटते हैं, सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय। और सरकारी घरेलू व्यय क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा व्यय किया जाता है। सरकारी विदेशी व्यय केंद्र सरकार करती है। इस प्रकार से ये जी होता है, जिनका विस्तृत अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। ऐसे एक्स माइनस एम यानी कि शुद्ध निर्यात होता है। इन चारों का जब अपन योग करते हैं वे विधि से, जब इन चारों का योग करते हैं तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस को प्राप्त होती है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये प्राप्त होती है। और इसमें एन एफ आई ए जोड़ने पर और शुद्ध परोक्ष कर और मूल्य ह्रास घटाने पर, यानी कि एन एन पी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है, जिसे ही एन एन पी जो फैक्टर कॉस्ट है यही राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस प्रकार अपन व्यय विधि से यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। हमने तीनों विधियों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। और अब अपन लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। CSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स प्रकाशित करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय व अन्य लेन देन से संबंधित संबंध होते हैं, आंकड़े होते हैं। इस प्रकार भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। अब CSO क्या करता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए संपूर्ण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको निम्न क्षेत्रों में विभाजित करता है। तीन क्षेत्रों में विभाजित करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। यहाँ पर पहले प्राथमिक क्षेत्र को लेते हैं, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसमें कृषि, वन तथा लट्ठे, मत्स्य, खनन तथा उत्खनन, ये चार
यानी कि आप इनको क्षेत्र कह दीजिए जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, वन तथा लट्ठे, तीसरा मत्स्य और चौथा है खनन और उत्खनन, इनको अपन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। सीएसओ करता है। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या करते हैं, विनिर्माण में पंजीकृत विनिर्माण आएगा, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, और अपंजीकृत विनिर्माण अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें दूसरा है निर्माण कंस्ट्रक्शन, और फिर तीसरा है विद्युत गैस तथा जलापूर्ति। ये तीनों चीज़ें द्वितीय क्षेत्र में शामिल होती है। कौन सी, विनिर्माण जिसमें पंजीकृत विनिर्माण पंजीकृत विनिर्माण आता है, निर्माण, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति होता है। तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, जिसमें परिवहन, संचार तथा व्यापार को शामिल करते हैं, वित्त तथा वास्तविक परिसंपदा को शामिल करते हैं, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं शामिल करते हैं। इस प्रकार सीएसओ संपूर्ण भारतीय व्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को इन तीन क्षेत्रों में डिवाइड करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। डिवाइड करके फिर क्या है कि वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इनमें से क्या होता है कि निम्न जो क्षेत्र है उनमें राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन विधि का प्रयोग होता है। ये क्षेत्र हैं, पहला है कृषि, दूसरा है वन तथा लट्ठे, तीसरा मत्स्य, खनन तथा उत्खनन, जो चारों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है इन चारों में। और एक अपन लेते हैं पंजीकृत विनिर्माण में। इनमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं। निम्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि का प्रयोग करते हैं। अब आय विधि में अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र आएगा, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति, परिवहन, संचार तथा व्यापार, वित्त तथा वास्तविक परिसंपदा, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं। ये इन क्षेत्रों में यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय विधि का प्रयोग करते हैं। एक जो क्षेत्र है कंस्ट्रक्शन, उसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में कई कठिनाइयाँ आती है। सबसे पहली जो है वो है गैर गैर मुद्रित क्षेत्र का पाया जाना। गैर मुद्रित क्षेत्र का पाया जाना पिछड़े देशों में, यानी कि भारत जैसे पिछड़े देशों में गैर मुद्रित क्षेत्र अधिकांश रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ ही भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान उत्पादन का एक भाग स्वयं के उपभोग के लिए रख लेता है अथवा अन्य लोगों से वस्तु विनिमय कर लेता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने में कठिनाइयाँ आती है। दूसरा है अशिक्षा एवं अंधविश्वास। अशिक्षा एवं अंधविश्वास, अविकसित एवं पिछड़े देशों में जनसंख्या का आधिक्य होने से अधिकांश लोग अनपढ़ व अशिक्षित होते हैं। अर्थात भारत जैसे देश में जनसंख्या का अधिक्य होने से अधिकांश लोग अनपढ़ व अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण वे अपनी आय, उत्पादन, उपभोग संबंधी कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग अंधविश्वासी होने के कारण अपने उपभोग, आय व व्यय संबंधी सूचना देना ही उपयुक्त नहीं समझते। अतः जो यानी कि जिससे क्या होता है कि आंकड़ों का सही संकलन नहीं हो पाता है। अगली जो कठिनाई है वह लोग आय व्यय का हिसाब नहीं रखते हैं। भारतीय कृषक अशिक्षित होने के कारण प्राय कुछ हिसाब नहीं रख पा सकते, जिससे उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य के अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। सरकारी अधिकारियों को सैंपल आधार पर उत्पादन की मात्रा व मूल्य का हिसाब लगाना होता है, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता